गौरतलब बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें नजर रखनी है कौन अपना है और कौन पराया। मेरे ख्याल में 24 जनवरी को गिलगित के इलेक्शन बहुत हीटेड इलेक्शन होंगे। सबसे ज्यादा मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में होगा जी। अगर हम गुज़श्ता गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन याद करें जो इमरान खान के दौर में हुए तो तब बिलावल और मरियम दोनों ने वहाँ जाके कैंपेन की थी जी। और पीटीआई की तरफ से गंडापुर गए थे कैंपेन करने। गो के पीटीआई वो इलेक्शन जीत गई थी जिसके बाद बिलावल ने वहाँ धरना दिया था कि धांधली हुई है। लेकिन इलेक्शन बहुत हॉटली कंटेस्टेड था इवन इमरान खान के दौर में भी। और मुझे लगता है इस दफ़ा भी इलेक्शन बहुत हॉटली कंटेस्टेड होगा बिटवीन नून लीग पीपल्स पार्टी और काफ़ी हद तक पीटीआई को ज़रा थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि उनके जो साबिक वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद वो इश्तिहारी हुए हैं, उन्हें सज़ा हुई है और उनका वापस गिलगित पहुंचना मुश्किल है। इस वक्त पीटीआई के पास गिलगित में कोई बड़ा नाम नहीं है जो उनकी इलेक्शन कैंपेन को रन कर सके। लेकिन हमने 2024 के आम इंतखाबात में देखा है कि पीटीआई को कई दफ़ा बड़े नाम की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी देखना पड़ेगा इनका इलेक्शन कमीशन डिफरेंट है, पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो ये वहाँ पीटीआई को निशान देते हैं या कंपटीशन है, टफ कंपटीशन नहीं है, ये वहाँ बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा ये भी क्योंकि ये वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट भी अलग है, इसका सब कुछ अलग है। तो ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल टिकटॉक की तकसीम शुरू हो गई। 24 जनवरी को इलेक्शन है और PMLN ने अपनी टिकटॉक की तकसीम के लिए आज पहली मीटिंग की है। पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत तैयारी से होगी और मुझे लगता है कि दिसंबर का एंड और जनवरी के जो पहले 15-20 दिन हैं वो सब गिलगित ही होंगे क्योंकि गिलगित का इलेक्शन बहुत हॉटली कंटेस्टेड है। गिलगित के बाद आएगा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। और एक तो लोग कहते हैं कि गिलगित और आज़ाद कश्मीर नून लीग और पीपल पार्टी में 1-1 हो जाए। पहले से डिसाइडेड है बहुत से नहीं कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है नहीं। फिर लोगों का इशारा इस तरफ भी है जो जीत जाएगा उसको मिलेगा। ये कैसे हो सकता है पीपल पार्टी जीत जाए दोनों और वो एक दे दे, ये तो नहीं हो सकता। और नून लीग दोनों जीत रही हो और वो एक दे दे। इलेक्शन मैनेज कैसे करना है? मेरे ख्याल से फोकस इस पे होना चाहिए। नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो मैनेज नहीं ना करना। हाँ, मेरी बात समझे, उनमें से तो जो जीत रहा होगा वो जीत रहा होगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने हमेशा पूरे पाकिस्तान की तवज्जो हासिल की है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 24 जनवरी वहाँ होगी सर्दी, बर्फबारी भी होगी, कुछ रास्ते भी बंद होंगे। हाँ, टेक्निकली वहाँ थोड़ा गर्मियों में इलेक्शन होता है। इस बार 24 जनवरी को इलेक्शन है, इसका भी एक डिसएडवांटेज ज़रूर होगा कैंपेन में। मैं समझता हूँ गिलगित वगैरह का और जो इलाका है वो बिल्कुल सील हो जाता है बर्फ की वजह से, बिल्कुल बंद। बिल्कुल बर्फ की वजह से, सर्दी की वजह से बिल्कुल जाम पैक होता है। अगर वहाँ इलेक्शन को जुलाई अगस्त में हो तो वो ज्यादा वहाँ लाइवली इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन वो सूट नहीं करता ना, ज्यादा लाइवली नहीं सूट नहीं करता ना मुज़म्मिल साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बात कर लेते हैं जो तुर्कमानिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी इस टाइम वहाँ पर चल रही है। आपको क्या लगता है दहशतगर्दी के हवाले से क्या एक अहम मैसेज है हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से पूरी दुनिया को? मेरे ख्याल में अशकाबाद में उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है, तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है, ईरानी सदर से मुलाकात हुई है, तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात हुई है। और आप देख भी रहे हैं कि तो ये एर्दोगान, पुतिन और शहबाज शरीफ इकट्ठे काफ़ी देर बात करते रहे हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए पहले तो सब लोग कहते थे तुर्कमानिस्तान क्यों जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखें पुतिन भी मौजूद हैं, तैयब एर्दोगान भी मौजूद हैं और वहाँ पे ईरानियन भी सदर भी मौजूद हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जिसकी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था। और ममालिक के सेंट्रल एशिया के ममालिक के सदूर भी वहाँ मौजूद हैं। तो एक अच्छी गैदरिंग है। सबसे बड़ी बात है कि हमें इंडिया नहीं नज़र आ रहा वहाँ। हाँ जी, इंडिया वहाँ नहीं है। और जो रशियन अभी सदर पुतिन जो हैं वो इंडिया गए हुए थे जी। जो जिस बारे में काफ़ी लोगों का ख्याल है कि दौरा पॉजिटिव नहीं रहा, काफ़ी लोगों का ख्याल है कि चीज़ों को खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बतदरीज बेहतर करता जा रहा है और मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर पुतिन और शहबाज शरीफ का इंटरेक्शन हुआ है। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने रशिया के किए हैं दौरे, रशियन डेलीगेशन भी पाकिस्तान आए हैं और एक नई ताउन की राय। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो कराची की स्टील मिल है वो वापस रशिया के पास चली जाएगी और रशिया उसको चलाएगा क्योंकि लगाया भी उसने था। फिर ईरानी सदर से बहुत बात हुई है।
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वहाँ पे अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि दहशतगर्दी का नया ख़तरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट, और उसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालिया इस टाइम हालात हैं, इस टाइम जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा है। आपको क्या लगता है कि एक ख़ित्ता नए जंग की तरफ जा रहा है? क्योंकि सालसी का किरदार अदा करने की जिन भी ममालिक ने कोशिश की, आपके सामने सूरत हाल है पूरी दुनिया, लेकिन उन्होंने सालसी का अदा करने वाले ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया है। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जो 1000 उलमा का इजलास हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी को बाहर जाके अस्करियत, जहरियत या दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसकी तस्दीक की है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, पिछले दिनों वहाँ ना ताजिकिस्तान पे भी एक ड्रोन और वहाँ चाइनीज़ की डेथ हुई थी। फिर चाइनीज़ की डेथ वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर भी हुई है, जिसके बाद चाइनीज़ प्रेशर भी अफ़गानिस्तान पर बहुत है। और ताजिकिस्तान ने तो कहा था हम अपनी सरहद पर रशियन फोर्सेस लगा देंगे। तो अफ़गानिस्तान के अपने जो हमसाए हैं उनके साथ एक टेररिज्म के हवाले से मसाइल तो हैं, वो मसाइल चाइना को भी हैं, सेंट्रल एशियन रियासतों को भी हैं। हमारे पास 75 F-16 हैं इन वर्किंग, और अगर ये हमें अपग्रेडेशन ना मिलती तो वो 2025 में ऑब्सोलीट हो जाते। अब उनकी लाइफ 2040 तक हो गई है। एम आई करेक्ट? शुक्रिया मुजम्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया। नहीं, ऑब्सोलीट तो बिल्कुल नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये ज़रूर था कि जो मई की जंग हुई थी उसके अंदर रात को 12:30 बजे F-16 हवा में थे, J-10C के साथ, J-17 थंडर के साथ। लेकिन उनके बारे में आपने खबर इसलिए नहीं सुनी कि क्योंकि उनके पास जो मिसाइल थे F-16 के पास, उसकी रेंज तकरीबन आधी थी जितनी J-10 पर लगी हुई थी। F-16 बहुत लेजेंडरी एयरक्राफ्ट है और फाइटर पायलट्स हमारे बड़े सीजनड हैं। हम 43 सालों से जहाज़ उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे 75 हैं। लेकिन देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी एक फाइटर जहाज़ किसी एयरफोर्स में होता है तो उसका एक उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसकी इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, टर्निंग, ये वो रेट ऑफ कर, और दूसरी जो असल जिसके लिए वो फाइटर जहाज हवा में होता है, इसीलिए वो फाइटर जहाज कहलाता है और नॉर्मल जहाज से डिफरेंट होता है कि उसने एक पंच डिलीवर करना होता है। पंच उसका वेपन होता है। अगर आपके पास वेपन रेलेवेंट नहीं है या उस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है तो आपकी ओवरऑल फ्लीट की कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पाकिस्तान 2021 से ऑलमोस्ट हम थे अमेरिका के साथ इन कॉन्टैक्ट कि हमें ये रिलीज करें, क्योंकि हमारी अपग्रेडेशन दूसरे जहाज़ों की MLU कहते हैं इसको, मिड लाइफ अपग्रेडेशन F-16 की होती रही है, जो पहले हमारे पास 1983 और 85 में आए थे। उन जहाज़ों पे अपग्रेडेशन हुई है। बाद में हमने ब्लॉक 52 लिए हैं। हमारे पास जो A and B पहले थे, C and D ब्लॉक 52 लिए। लेकिन लिमिटेशन, जैसे मैंने कहा और आप भी ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनके मिसाइल्स की लिमिटेशन थी और जिसकी वजह से वो के इनकी पहले लिमिटेशन 60-70 किलोमीटर थी जो मैं समझ रहा हूँ, जबकि J-10C 140 तक था, तो हाफ थी ये J-10C से। J-10 की हाफ से भी, डबल से भी ज्यादा है, क्योंकि उसने जो इंडिया का फारदेस्ट जहाज मारा है वो 198 किलोमीटर पे शूट किया है, जिसका मतलब है तकरीबन 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का मतलब है कि इनकी अगर 60-70 हैं आइडियल सर्कमस्टांसेस में, तो इनसे 2 या 3 गुना या 2.5 गुना ज्यादा थी। और एक और मैं दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि देखिए, इजराइल और इजिप्ट का मैं कंपैरिजन करता चलता हूं। दोनों के पास, इजिप्ट के पास 200 जहाज है, इजराइल के पास 250 जहाज है। F-16 की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक बराबर स्ट्रेंथ के बावजूद जो इजिप्ट को उन्होंने मिसाइल दिए हुए 30-40 किलोमीटर की रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और जबकि जो इजराइल के पास है वो तकरीबन 140 किलोमीटर के मिसाइल की रेंज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जहाज एक जैसे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी को कॉन्फ्लिक्ट हो, अल्लाह ना करे उनका कोई हो। इजिप्ट के जहाज करीब नहीं जा सकेंगे, उससे पहले वो खुद शूट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल के पास जो रेंज है वो डबल से भी ज्यादा है।